तो दोस्तों साउथ कोरिया को हाल फिलहाल में डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में काफी बड़े बड़े सफलताएं मिला है और इस वजह से ही साउथ कोरिया के द्वारा अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बीते कुछ सालों में 176% तक बढ़ाना संभव हो पाया है और अपने आप को 10 बड़े डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट कंट्रियों के लिस्ट में शामिल करना भी संभव हो पाया है। और दोस्तों साउथ कोरिया के लिए अब और एक बड़ा सक्सेस का खबर आ रहा है और ये खबर है पोलैंड की तरफ से। बताया जा रहा है कि पोलैंड साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्टों को पर यूनिट $50 मिलियन के कॉस्ट से खरीदने जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि साउथ कोरिया के ये जो FA-50 एयरक्राफ्ट है जिसे $50 मिलियन पर यूनिट के लागत में पोलैंड खरीदने जा रहा है, क्या ये एयरक्राफ्ट इंडिया के तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में बेहतर है। हालांकि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट FA-50 के मुकाबले में सस्ता बताया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में पॉलिश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि पॉलिश डिफेंस इंडस्ट्री फिलहाल इतने कैपेबल है कि ये सोवियत मेड एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट कैपेबिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। मतलब पोलैंड के पास जो सोवियत मेड एयरक्राफ्ट है उसे फ्लाई करने लायक बरकरार रखने में पॉलिश डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबल है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि पोलैंड से साउथ कोरिया को करीबन 48 T-50 कॉम्बैट ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी एक ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 12 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2023 के मध्य तक किया जाना है, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों के डिलीवरी साल 2026 तक किया जाना है। हालांकि दोस्तों पोलैंड के तरफ से साउथ कोरिया से जिन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी और उन एयरक्राफ्टों के कीमत को लेकर अब सवाल इसीलिए भी बन रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया से पोलैंड ये एयरक्राफ्ट सस्ते में नहीं खरीद रहा है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पोलैंड के द्वारा 1.9 से लेकर 2.4 बिलियन डॉलर तक खर्चा किया जाना है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटीज नहीं है। मतलब एक एयरक्राफ्ट पोलैंड के लिए करीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर के लागत में पड़ेगा। हालांकि दोस्तों पॉलिश मीडिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि पोलैंड को जो एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया की तरफ से दिया जाएगा वो एक मॉडर्नाइज और लेटेस्ट वर्जन के एयरक्राफ्ट होगा और संभावित FA-50 ब्लॉक 20 वेरिएंट के एयरक्राफ्ट हो जिनमें हथियारों को एक्सपेंड किया गया हो। बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में साउथ कोरिया की तरफ से M120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइलों के साथ साथ नेवल और जॉइंट स्ट्राइक क्रूज मिसाइलों को भी दागने का क्षमता जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इसमें एक फुल फ्लेज मॉडर्न AN/APJ-83 रैडरों को भी इंस्टॉल किया जाएगा जो मॉडर्न F-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के एयरक्राफ्टों को करीबन 370 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट करने का क्षमता है। हालांकि दोस्तों अगर FA-50 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके जगह में एक फाइटर ट्रेनर कहा जा सकता है क्योंकि ये लाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी ही रखता है और इसके जो हथियारों को लेने का क्षमता है वो भी काफी कम है। पर अगर एयरक्राफ्टों के कॉस्ट पर फ्लाइट को देखा जाए तो ये एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी कम है और काफी सस्ते दर पे इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इन एयरक्राफ्टों के अट्रैक्शन को बढ़ाता है। रिपोर्ट के मुताबिक FA-15 एयरक्राफ्टों के पर आवर फ्लाइट कॉस्ट F-16 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 5 गुना सस्ता है, जबकि F-35 के मुकाबले में ये 6 से 7 गुना सस्ता है। हालांकि अगर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लोकलाइज किया जाता है तो ये और अधिक सस्ता होगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पोलैंड की तरफ से असल में इन FA-50 एयरक्राफ्टों को इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि तेज रफ्तार से पोलैंड अपने बेड़े के जो सोवियत मेड MiG-29 और सुखोई 22 एयरक्राफ्ट है उसे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस कर सके और एक तरीके से अपने आप को संपूर्ण रूप से सोवियत एयरक्राफ्टों से फ्री कर सके। दूसरी तरफ पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि जो रशिया के थ्रेट है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसे में पोलैंड 10 से 20 साल तक अपने एयरफोर्स और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और इस वजह से तेज रफ्तार से पोलैंड को अपने बेड़े को मॉडर्नाइज करना आवश्यक है और इसी कारण से इन एयरक्राफ्टों को चुनते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि दोस्तों तेज रफ्तार में इसलिए भी आगे बढ़ना आवश्यक है क्योंकि पोलैंड के पास जो MiG-29 और सुखोई 27 एयरक्राफ्ट है उनके पार्ट्स को फिलहाल पोलैंड खरीदने में असफल है। हालांकि पोलैंड ये दावा तो करता है कि उन एयरक्राफ्टों को अपने बलबूते पे उड़ाने में सक्षम है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि पोलैंड का ये केवल मात्र दावा है, रियलिटी इससे संपूर्ण अलग है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीदना पोलैंड के लिए कितना बेहतरीन होगा और पोलैंड का जो ये डिसीजन है ये किस तरीके से पोलैंड के लिए सुइटेबल होगा ये तो बाद में ही जानने को मिलेगा। लेकिन पोलैंड की तरफ से FA-50 एयरक्राफ्टों को खरीदने का सिंपल मतलब ये है कि साउथ कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है और ये साउथ कोरिया के डिफेंस जो मार्केट है उसे और मजबूत करेगा। पर दोस्तों साथ ही साथ भारत के तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर भी एक सवाल बन रहा है क्योंकि अगर पोलैंड 40 से 50 मिलियन डॉलर के लागत से इन एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो सस्ता होने के साथ साथ एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत को सफलताएं क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को
को लेके कुछ मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसके एक्सपोर्ट कॉस्ट करीब करीब 42 से लेके 43 मिलियन डॉलर के आसपास होगा। मतलब FA-15 एयरक्राफ्ट को जितने कीमत में पोलैंड के द्वारा खरीदा जा रहा है उससे सस्ता। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये FA-15 के जैसे कोई फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को F-16 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया गया है और इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि कुछ ही घंटों के इन एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग के बाद किसी भी पायलट को F-16 जैसे एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग के कैपेबल बनाना। हालांकि अमेरिका की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों से अपने फोकस को हटाकर जब F-35 प्रोजेक्ट में फोकस को लाया गया तो इन एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने के इरादे को ठुकरा दिया गया। पर दोस्तों उसके बाद साउथ कोरिया की तरफ से FA-50 एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करते हुए एक फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों में बदला गया। दोस्तों साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक एडवांस जेट ट्रेनर है, साथ ही साथ एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। एयरक्राफ्ट को फिलहाल कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा लॉकहीड मार्टिन के मदद से निर्माण किया जाता है और ये दोस्तों साउथ कोरिया के एक पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के काम संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से किया गया है और इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भूमिका था। एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर है जो कि कई तरीके के रोल को निभा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट हो, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट हो या फिर एंटी शिप रोल हो। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के बेस पे जो लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंटों का निर्माण किया जा रहा है वो ट्रेनिंग का काम को भी अंजाम दे सकेगा। तो साउथ कोरिया की तरफ से पहली बार जब इन एयरक्राफ्टों को बनाया गया तो इसका नाम T-50 था जो कि एक एडवांस जेट ट्रेनर है। बाद में इन एयरक्राफ्टों को TA-50 मतलब लीड इन फाइटर ट्रेनर और FA-50 मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में परिवर्तित किया गया। साउथ कोरिया के ये एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान 20 अगस्त 2002 में भरा, जबकि इन एयरक्राफ्टों को 22 फरवरी 2005 में साउथ कोरिया के एयरफोर्स में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक साउथ कोरिया के द्वारा ऐसे 200 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट जहां पे रिपब्लिक ऑफ कोरियन एयरफोर्स में है तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को कोरिया के अलावा इंडोनेशिया, इराक, फिलीपीन, थाईलैंड द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और कोलंबिया और पोलैंड की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस किया गया है। दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान FA-50 एयरक्राफ्ट से करीबन 1.5 साल पहले भरा, मतलब 4 जनवरी 2001 में भरा, जबकि FA-50 एयरक्राफ्ट के करीबन 10 साल बाद इन एयरक्राफ्टों को 17 जनवरी 2015 में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे 40 एयरक्राफ्टों का निर्माण भारत के द्वारा किया जा चुका है, जिनका इस्तेमाल केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही किया जा रहा है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो FA-50 एयरक्राफ्टों को बेसिकली ट्विन सीटेड वेरिएंट में ही बनाया गया है और इसे फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों ही वेरिएंट में है। FA-50 एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 13.14 मीटर मतलब 43 फीट 1 इंच, विंग स्पैन 9.45 मीटर मतलब 31 फीट और हाइट 4.94 मीटर मतलब 16 फीट 2 इंच है। इसके साथ इसके विंग एरिया करीबन 23.69 मीटर स्क्वायर मतलब 255 स्क्वायर फीट के आसपास है। जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच, विंग स्पैन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच और हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच है। इसके साथ तेजस एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया 83.4 मीटर स्क्वायर मतलब 413 स्क्वायर फीट के आसपास है। मतलब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के आकार भी एक दूसरे के बराबर है। जबकि अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो FA-50 एयरक्राफ्ट के जो एम्प्टी वेट है वो 6470 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12300 किलोग्राम और फ्यूल कैपेसिटी करीबन 2690 किलोग्राम है। तेजस एयरक्राफ्ट के अगर एम्प्टी वेट को देखा जाए तो ये करीबन 6560 किलोग्राम, ग्रॉस वेट इसका 9800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 13500 किलोग्राम है। जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल कैपेसिटी है वो इंटरनली करीबन 2458 किलोग्राम है और एक्सटर्नली ये एयरक्राफ्ट 2-3 और फ्यूल टैंक को कैरी कर सकता है। दोस्तों वजन के मामले से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट लगभग सेम है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 1.2 टन अधिक है। हालांकि दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देखा जाए तो दोनों ही सेम इंजन है। दोनों में ही जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 53 किलोन्यूटन के आसपास है। लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके कारण इसके आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 85 किलोन्यूटन है, जबकि FA-50 के आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 78.7 किलोन्यूटन के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो FA-50 एयरक्राफ्ट के हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम रफ्तार 1837 किलोमीटर पर आवर है, जो करीब करीब मार्क 1.5 होता है, जबकि इसका रेंज 1851 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 14630 मीटर है। वहीं पे अगर तेजस एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके
अधिकतम रफ्तार 1980 किलोमीटर पर आवर मतलब करीब करीब मार्क 1.6 है, जबकि इसका रेंज 1850 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर, जबकि फेरी रेंज करीब करीब 3200 किलोमीटर है। हालांकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग A350 से अधिक है और करीबन 16,000 मीटर है। मतलब दोस्तों रफ्तार में तेजस एयरक्राफ्ट थोड़ा आगे है, वहीं पे तेजस एयरक्राफ्ट के पास ड्रॉप टैंक लेने का सहारा होने के कारण एयरक्राफ्टों के जो फेरी रेंज है ये भी A350 से अधिक है और सर्विस सीलिंग में जाने का क्षमता तो ऑब्वियसली अधिक है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो A350 में प्राइमरी 20 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें करीबन 7 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 4 अंडर विंग, 2 विंग टिप और 1 अंडर फ्यूसलाज है, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट 3740 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकता है। तेजस एयरक्राफ्ट में 23 मिलीमीटर के मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, जिनमें एक हार्ड पॉइंट टारगेटिंग पॉट के लिए डेडिकेटेड होता है। हालांकि तेजस एयरक्राफ्ट के जो पेलोड क्षमता है वो A350 से अधिक है और करीबन 5300 किलोग्राम है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों को अगर देखा जाए तो A350 M9 साइनवंडर मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है और इसके भविष्य के वर्जन में M120 AMRAAM मिसाइलों को लगाया जाएगा। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में ये AGM-65 मिसाइलों को कैरी करता है, जबकि भविष्य के वर्जन में इसमें KEPD-350 और नेवल स्ट्राइक मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी इसमें अन्य मिसाइलों को भविष्य में लगाया जाएगा, जबकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रमुखता बॉम्ब्स को ही कैरी करता है, जिनमें मार्क 82, मार्क 83, CBU-97-105, स्पाइस, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, विंड कलाइडेड म्यूनिशन और GBU-12 शामिल है। जबकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों को वर्जन को देखा जाए तो ये काफी बेहतरीन हथियारों से लैस है, जिनमें R-73, IDER-V, पाइथन 5, SRAM, अस्त्र मार्क 1, R-77 जैसे मिसाइल शामिल है। जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-59, KH-59L, KH-59T जैसे मिसाइल के साथ साथ हैमर, ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों को भी भविष्य में लगाया जाएगा। इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में रुद्रम और एंटीशिप मिसाइल के रूप में KH-35, KH-59 MK जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। बॉम्ब्स के रूप में इसमें स्पाइस, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब, DRDO के ग्लाइड बॉम्ब सुदर्शन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, टैक्टिकल एडवांस रेंज मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल के रूप में KAV-1500, GUV-16 PBOE-2 सुदर्शन, ग्रिफिन LVG, क्लस्टर म्यूनिशन के रूप में RVK-500, अनगाइडेड बॉम्ब्स के रूप में कई तरीके के रशियन और भारतीय बॉम्ब शामिल है। एयरक्राफ्ट के अगर सेंसर्स और एवियोनिक्स को देखा जाए तो फिलहाल A350 के ब्लॉक 10 वर्जन में स्नाइपर टारगेटिंग पॉट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के AN/APJ-67 रडार, एल्टा के ELM-2032 रडार इस्तेमाल हुआ है। हालांकि भविष्य के वर्जन में नॉर्थेप ग्रामन के AN/APJ-83, रेथियन के AN/APJ-84 और रेथियन के फैंटम स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में अगर देखा जाए तो इसमें चैफ फ्लेयर, टारगेटिंग पॉड, राफेल लाइटनिंग के साथ साथ एवियोनिक्स के रूप में एल्टा ELM-2032, फायर कंट्रोल रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और बस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।